हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेले का ऊंट निबंध में लेखक ने पुराने ज़माने में ऊंट के महत्व, वर्तमान में उसकी उपेक्षा, मारवाड़ियों के आधुनिक संस्कृति में डूबने और विश्व की प्रगति तथा लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य को विशेष रूप से ध्यान में रखा है। ये जो निबंध है, आलोच्य निबंध मेले का ऊंट, यह बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध है। इस निबंध में उन्होंने युगों में हुए परिवर्तन को ऊंट द्वारा दर्शाया है। लेखक कहते हैं कि जब दूर आवागमन के कोई साधन जैसे रेल आदि नहीं हुआ करते थे, तब लोग किस तरह से दूर दराज के इलाकों की सैर किया करते थे या आना जाना करते थे। दोस्तों, वो ऊंट द्वारा ही करते थे और आज उन्हीं की पीढ़ी ऊंट को सिर्फ कौतूहल से देखने की चीज़ समझती है और उसकी तरफ कुछ खास ध्यान भी नहीं देती। ऊंट के वार्तालाप से लेखक ने इस युग परिवर्तन को पूरी तरह अपने इस निबंध द्वारा दर्शाया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे मेले का ऊंट निबंध में सांस्कृतिक बदलाव की विवेचना, कि किस तरह से आज के समय में और पुराने ज़माने में किस तरह से फ़र्क आया है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस परिवर्तन हुए हैं, उन सबको इसमें दर्शाने की कोशिश की है। दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त जी का समय नव जागरण का समय था और उन्होंने अपनी लेखनी में अंग्रेज़ों की ही खबर नहीं ली थी, खाली अंग्रेज़ों को ही नहीं ललकारा था, बल्कि उन्होंने तो भारतवासियों की चुप्पी और सहनशीलता को भी अपने व्यंग का एक केंद्र बनाया था। ये जो निबंध है, इसमें उनके आक्रोश का केंद्र थे लॉर्ड कर्जन। इस निबंध से गुप्त जी ने ऊंट का महत्व सिद्ध करने की कोशिश की है। उन्होंने ऊंट के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर इस निबंध द्वारा प्रकाश डाला है। हम देखते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऊंट को आज देखते हैं, हंसते हैं और या कोइयों को बड़ी उत्सुकता सी होती है। और कुछ लोग कहते थे कि जो कलकत्ते में हैं वो पहले ऊंट नहीं होते थे और मारवाड़ी बाबू भी ऊंट देखते ही थे, सिर्फ उन्होंने जैसे कभी इस तरह से देखा है ऊंट को, लेकिन उसका कभी प्रयोग नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। ऊंट ने अब एक मेले में ऊंट हैं और ऊंट एक तरह से मारवाड़ी बाबुओं से बात कर रहा है और उन्हें जैसे बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। वो कहता है उन मारवाड़ियों से जो उसकी तरफ उत्सुकता से देख रहे हैं या कुछ लोग उसकी तरफ घृणा से देख रहे हैं, तो उनको वो बताता है कि बच्चों, तुम अभी बच्चे हो, तुम क्या जानोगे। यदि यहाँ इस मेले में कोई मेरी उम्र का होता तो शायद वो जानता, लेकिन तुम्हारे बाप के बाप जानते थे कि मैं कौन हूँ, यानी कि तुम्हारी पहले की जो पीढ़ियाँ थी वो जानती थी कि ऊँट कौन है। अब जो आज की पीढ़ी है, उन्होंने तो महलों में जन्म लिया है, वो काफ़ी अमीर है और उन्हें ऊँटों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आजकल तो तुम विलायती, उस समय जो अंग्रेज़ों का काल था उस समय के बारे में है इसमें। तो वो कहता है कि आजकल तो तुम विलायती गाड़ियों में, फिटिंग जिसको बोलते हैं, इनमें चढ़कर निकलते हो, जिनकी कतार, मतलब बाहर तुम्हारे मेले में बाहर एक कतार है जहाँ तुम्हारी कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तुम उन्हीं पर चढ़कर मारवाड़ से कलकत्ते नहीं पहुँचे थे। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियाँ पहले से ही थी, ऊँट कहता है ये गाड़ियों पे चढ़कर तुम मारवाड़ से कलकत्ता नहीं आए थे। ये जो गाड़ियाँ, इनका जन्म तो एक तरह से तुम्हारे साथ ही हुआ है। तुम्हारे बाप 50 साल के भी ना होंगे, इससे वे भी मुझे भली भांति नहीं पहचानते, यानी कि बाप भी नहीं पहचानेंगे शायद तुम्हारे, लेकिन उनके बाप के बाप, उनके बाप, वो शायद मुझे जानते होंगे। मैंने ही उनको पीठ पर लाद कर मारवाड़ से कलकत्ते तक पहुंचाया। उस जमाने में बहुत पहले वो कैसे आए होंगे कलकत्ता तक? रेलगाड़ियां नहीं थी, कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, तो वो ऊँटों पर बैठकर ही आए थे। जब रेल नहीं थी, मैंने ही मारवाड़ से मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर से रानीगंज तक के ना जाने कितने फेरे लिए, पता, बहुत चक्कर लगाए। और उसके बाद महीनों तक तुम्हारे जो पीढ़ियाँ थी, तुम्हारे पिता दादा, वो सब मेरी पीठ पर अपनी पूरी घर गृहस्थी लाद कर घूमते रहते थे। और वो औरतें जिनसे तुम्हारे बाप पैदा हुए, तुम्हारे बाप के भी बाप पैदा हुए, तुम्हारी आगे की पहले की पीढ़ियाँ, वे भी हमेशा मेरी पीठ को पालकी की तरह प्रयोग करती थी।
और मैं हमेशा मारवाड़ में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहता था। यहाँ मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारे दरवाजे पर विलायती गाड़ियाँ रहती हैं। इसलिए मैं आज इस मेले में तुम्हें देखकर अपनी आंखें शीतल करने आया हूँ, क्योंकि मैंने जब तुम्हारा इतना किया है तो मुझे तुम्हारे पीढ़ियों का इतना किया है, तो आज मुझे तुम्हें देखने की मन कर रहा था। इसलिए मैं अपनी आंखें शीतल करने के लिए इस मेले में आया हूँ। साथ ही साथ लेखक ने एक व्यंग किया है, तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वात्सल्य नहीं घटा। यानी कि तुम मेरी तरफ देखो या नहीं देखो, लेकिन मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि मेरा और तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। ऊँट कहता है कि मैं ही हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था और अपनी पीठ पर चारा लाद कर तुम्हारे मवेशियों के लिए घर पर लाता था। और अब क्या है, कलकत्ता में तो जल है, नले हैं, मतलब नल है, गंगा जी हैं, जल पिलाने वाले ग्वाले हैं, कहार हैं, पर तुम्हारी जन्मभूमि में मेरी ही पीठ पर लाद कर कोसों दूर से जल लाया जाता था और फिर उसी जल से तुम्हारी प्यास बुझती थी। आगे ऊँट कहता है कि जो मेरी ये घायल पीठ है, तुम इसे घृणा की दृष्टि से क्यों देखते हो? उसे ऐसे मत देखो, क्योंकि इसी पीठ पर जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग थे वो इस पीठ पर अन्न, अनाज, रस्सियाँ, यहाँ तक कि उपले भी लाद कर दूर दूर तक ले जाते थे, क्योंकि ऊँटों पर ही अपना सारा सामान लाद कर लोग एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र किया करते थे। और जब वो जाते थे तब सामान बहुत ज़्यादा हो जाता था तो वो ऊँट के साथ पैदल चला करते थे। लेकिन जब वो आते थे अपने शहर मारवाड़ वापस आते थे तो वो ऊँट की पीठ पर बैठते थे और जो ऊँट के चलने से हिचकोले लगते थे उसका वो बड़ा ही एक तरह से आनंद उठाते थे, जो आनंद तुम आज रबर के पहिए वाली चमड़े की कोमल गद्दीदार फिटिंग में बैठकर भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा आनंद वो उठाते थे। और जो मेरी बलबलाहट, मेरी आवाज़ निकलती थी वो उनके तुम्हारे बुज़ुर्गों को इतनी सुरीली लगती थी जितनी आज के समय में तुम्हारे जो बगीचों में गाना गाने वाले हैं तुम्हारी बीवियों की आवाज़ भी तुम्हें इतनी मीठी नहीं लगती होगी। और तुम्हारे बुज़ुर्गों को मेरे गले में जो एक घंटी बंधी रहती है इसका स्वर भी बड़ा ही प्यारा लगता था। वे मुझे जंगल में चरते देखते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। जितने तुम अपने सजे बगीचों में भांग पीकर पेट भरकर ताश खेलकर भी खुश नहीं होते हो, उससे ज़्यादा वो मुझे जंगल में चरते हुए देखकर खुश होते थे। और अब मारवाड़ियों ने एसोसिएशन बना ली है और अधिक बोलने पर मारवाड़ से वो निकलवा देंगे। तो दोस्तों अभी हमने जो ये पढ़ा, ये पंक्तियाँ पढ़ी, इस निबंध में राजनीतिक पराधीनता से मुक्त होने और अपने गौरव के इतिहास को पहचानने, उससे जुड़ने और देश का हित चाहने वालों को स्वाभिमान का संदेश लेखक ने दिया है। मेले का ऊँट जो निबंध है यह एक सामाजिक निबंध भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक पराधीनता स्वीकार करने वाले, हथियार ना उठाने वाले और अंग्रेजों द्वारा राम बहादुर खिताब पाकर स्वयं को सम्मानित समझने वाले समझौता परस्त अनुपम राष्ट्र के लिए एक अभिशाप और कलंक है। ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों की चाकरी करते हैं, जब वो उन्हें कोई पदवी दे देते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम अपनी देश की आज़ादी के लिए काम करें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक मौका चाहिए अंग्रेज़ों की नज़रों में चढ़ने का और उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार रहते हो। और ऐसे लोग हमारे इस देश के लिए अभिशाप हैं, हमारे देश पर कलंक है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त जी की वाराणसी का केंद्र उस समय कलकत्ते में बुझने वाला वह मारवाड़ी समाज ही है जो अंग्रेजी साम्राज्य की चकाचौंध में अपने अतीत और अपनी संस्कृति को भूल रहा है। दोस्तों इस निबंध में ऊँट के माध्यम से गुप्त जी ने संस्कृत से विहीन भारतीयों को पुनः वापस लौटने का आह्वान किया। मतलब उन्हें बोला है कि तुम्हें अपने भारत की रक्षा करनी चाहिए, अपने भारत की संस्कृति को पहचानना चाहिए। अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर क्यों जी रहे हो तुम? और एक स्थान पर ऊँट के माध्यम से ही वो पथ भ्रष्ट भारतीयों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वात्सल्य नहीं घटा है। यानी कि जन्म देने वाली भूमि
तुम मेरे प्रति अपनी कहती है कि तुम मेरे प्रति अपना प्रेम कम कर रहे हो, लेकिन जो मेरा प्यार है, तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति कम हो सकती है, लेकिन एक माँ जो जन्म देने वाली है उसका प्यार तुम्हारे प्रति कभी नहीं घटता, ऐसा वो कह रहे हैं। घटे भी तो कैसे, क्यों? क्योंकि धरती का और मनुष्य का जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ था। इतिहास दृष्टि, वैचारिक पक्ष और अमिट राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप दोस्तों ये जो निबंध है मेले का ऊंट अपने क्रम और संप्रेषणीयता के कारण एक चिरस्मरणीय निबंध बन गया है। तो दोस्तों आज के अध्याय में हमने मेले का ऊंट निबंध में सांस्कृतिक बदलाव की जो झलकियां हैं उसके विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।